हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं करने जा रहा हूं दोस्तों, वो है त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष सिद्धांत एक्चुअली ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक समझ लीजिए कि एक बेसिक लेक्चर है जो मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ। पूरी डिटेल में पूरा का पूरा डिटेल में डीप में तो मैं बाद में जाऊंगा, क्योंकि उससे पहले मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को पूरी डीप में समझने से पहले आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अभी बाकी हैं जो बताना बाकी है। इसलिए फ़िलहाल जितना आपके लिए ज़रूरी है, जो बेसिक है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की, मैं उसकी ही चर्चा कर रहा हूँ। और आप उसको अच्छे से देखिए, सुनिए, और उसकी नोट्स अगर आप बना सकते हैं तो ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि आगे जाकर ये आप लोगों के लिए क्या होगा, बहुत ही आसान होगा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को पूरी डिटेल में समझ पाना। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का अपनी इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, त्रिदोष सिद्धांत क्या है। देखिए, त्रिदोष जो सिद्धांत है ये एक्चुअली आयुर्वेद में आता है। आयुर्वेद क्या है दोस्तों? तो देखिए, आयुर्वेद जो है, अगर आप इसको संधि विच्छेद करेंगे, आयुर्वेद जो वर्ड है इसको अगर आप तोड़ेंगे दो हिस्सों में, तो एक बनेगा आयुष प्लस दूसरा बनेगा क्या, वेद। आयुष प्लस वेद, यानी उसको आप समझ सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि आपको आपके जीवन को स्वस्थ रखने की जो विधि होती है, जो बताता है, वही क्या कहलाता है, आयुर्वेद। ठीक है, आपके जीवन को स्वस्थ रखने के लिए क्या तरीका होता है, क्या आपको औषधि लेनी है, कौन सी जड़ी बूटी लेनी है, इसका जो तरीका बताता है वही होता है आयुर्वेद। और इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा, आयुष प्लस वेद। वेद मतलब आपको जानकारी देना, आपके जीवन को, आप अपने जीवन को कैसे, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, उसकी जानकारी यहाँ मिलती है हमें। वो मिलती है आयुर्वेद में। तो इस तरीके से दोस्तों, आयुर्वेद में जो सिद्धांत आता है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जिसको हम बोलते हैं त्रिदोष। पूरा का पूरा जो आयुर्वेद है दोस्तों, ये आपके त्रिदोष सिद्धांत पे ही बेस है। त्रिदोष जैसा कि इस वर्ड से ही क्लियर है, त्रि का मतलब तीन, दोष मतलब कमी। ठीक है, तो आयुर्वेद में तीन तरीके के दोष बताए गए हैं और माना गया है कि ये तीन दोष जो है वही जब ऊपर नीचे होते हैं, कम बेसी होते हैं, तो व्यक्ति क्या होता है, पेशेंट बनता है, यानी उसको बीमारी लगती है। तो देखिए वो तीन दोष कौन कौन से हैं। तो वात, पित्त और कफ। ठीक है दोस्तों, वात, पित्त और कफ, ये तीन दोष बताए गए हैं आयुर्वेद में। वात मतलब वायु, पित्त मतलब आप समझ लीजिए कि गर्मी, अग्नि। कफ मतलब समझ लीजिए कि जल। ठीक है, वाटर। तो वात, पित्त और कफ। वात मतलब हो गया वायु दोस्तों, पित्त का मतलब समझ लीजिए कि गर्मी, अग्नि, अब कफ मतलब उसको समझ लीजिए कि वाटर से रिलेटेड। क्लियर है? तो देखिए, ये तीन, वात, पित्त और कफ, जब भी आपके बॉडी में फ्लक्चुएट करेंगे, यानी जो उनकी मात्रा है उससे ज़्यादा होंगे, कम बेसी होंगे, ज़्यादा होंगे, तो आपका शरीर किसी न किसी बीमारी को ग्रैप्स कर लेगा, पकड़ लेगा। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए, अब मैं आपको पूरी डिटेल में वात, पित्त और कफ क्या है उसको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको जानना है दोस्तों कि ये जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों से बना है। हमारे जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? तो देखिए, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। ठीक है, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। ठीक है, एक संस्कृत में श्लोक भी है दोस्तों, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित इति अधम शरीरा। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित इति अधम शरीरा। मतलब हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। वो 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। क्लियर है? अब आइए, अब ये जो दोष होते हैं दोस्तों, त्रिदोष, जिसकी मैंने अभी आप लोगों से चर्चा की है, वात, पित्त और कफ, ये क्या है? ये इन 5 तत्वों में से किसी न किसी 2 तत्वों का मिश्रण है। ठीक है, ये जो त्रिदोष है, वात, पित्त और कफ, ये इन्हीं 5 तत्व जो हैं उनमें से किसी 2 पंच तत्वों का मिश्रण होते हैं। तो देखिए, जैसे वात जो होता है, वात मतलब वायु, ये आपके वायु प्लस आकाश, इन दोनों तत्वों का मिश्रण है। ठीक है, वात जो दोष है वो आपके वायु प्लस आकाश, इन दोनों तत्वों का मिश्रण है। पित्त जो है, पित्त मतलब गर्मी, अग्नि, ये आपके अग्नि प्लस जल तत्वों का मिश्रण है। क्लियर है? और कफ दोस्तों पृथ्वी और जल तत्व, इन दोनों तत्वों का मिश्रण है। तो हमारा जो त्रिदोष हो गया, वात, पित्त और कफ, ये आपके 5 तत्वों में से किन्हीं 2 पंच तत्वों का मिश्रण होता है। जैसे वात आपका मिश्रण हो गया वायु तत्व और आकाश तत्व का, पित्त आपका हो गया अग्नि तत्व का और जल तत्व का, और कफ हो गया आपके पृथ्वी तत्व का और जल तत्व का। तो वात, पित्त और कफ, वात, पित्त और कफ, ये तीनों जो दोष है दोस्तों,
व्यक्ति के शरीर में एक जब तक एक संतुलित मात्रा में रहते हैं, बैलेंस्ड अमाउंट में रहते हैं, तब तक आपका शरीर स्वस्थ माना जाता है। ठीक है, वात, पित्त और कफ जब तक मानव शरीर में, आपके शरीर में बैलेंस्ड अमाउंट में रहेंगे, संतुलित मात्रा में रहेंगे, तब तक आपका शरीर बोला जाएगा कि स्वस्थ है। लेकिन जब भी इनमें से किसी एक की भी मात्रा फ्लक्चुएट करती है, बढ़ती या घटती है, तब आपका शरीर क्या करेगा, किसी न किसी बीमारी को पकड़ेगा। ठीक है, तो आयुर्वेद क्या करता है, पूरी की पूरी जो मानव शरीर की जो बीमारियां होती है, आयुर्वेद का मानना है कि वो वात, पित्त और कफ, इन तीनों में से ही किसी के फ्लक्चुएशन की वजह से हुआ होगा, इन तीनों में से ही किसी की मात्रा असंतुलित हुई होगी, अनबैलेंस्ड हुई होगी, तभी व्यक्ति के शरीर ने इस बीमारी को पकड़ा है। आयुर्वेद का ऐसा मानना है। ठीक है, तो आइए अब हम इन दोषों के बारे में थोड़ा और चर्चा कर लें और ये भी जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी राशियां हैं जो इस मतलब किस राशि के जातक जो होते हैं वो इन दोषों को पकड़ने में सक्षम होते हैं या उनमें इसकी प्रबलता ज़्यादा रहती है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद, ये दोनों ना एक दूसरे के बदले एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद, ठीक है, ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद, ये दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। अगर कोई अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर है, ठीक है, तो वो जरूर एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी होगा, क्योंकि अगर आप आयुर्वेद के थ्रू इलाज तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपको एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष शास्त्र की नॉलेज नहीं है। पुराने ज़माने में जो भी ऋषि मुनि आयुर्वेद के थ्रू इलाज करते थे वो ज्योतिष शास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता होते थे, अच्छा नॉलेज होता था उनको। तो ये एकदम मैंडेटरी है कि अगर आपको आयुर्वेद में अगर आपको एक्सेलेंस चाहिए तो आपको ज्योतिष शास्त्र यानी कि एस्ट्रोलॉजी में भी आपको एक्सेलेंस होना पड़ेगा, अदरवाइज आप अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो नहीं सकते। क्लियर है? तो देखिए, सूर्य और मंगल, दोस्तों सूर्य और मंगल जो होते हैं दो ग्रह हैं, ठीक है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रहों को मान्यता दी गई है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। राहु और केतु का कोई अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, भौतिक अस्तित्व नहीं है, वो छाया ग्रह है, इसलिए उनकी चर्चा मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए, सूर्य और मंगल जो 2 ग्रह हैं वो पित्त प्रधान ग्रह हैं। इनका बॉडी पे अगर ज़्यादा इफेक्ट होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो व्यक्ति जो होगा, मतलब समझ लीजिए कि व्यक्ति के शरीर में पित्त बढ़ेगा। ठीक है, सूर्य और मंगल अगर आपकी कुंडली में डोमिनेट कर रहे हैं, फर्स्ट हाउस में अगर वो ज़्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपके शरीर में पित्त बढ़ने की संभावना है, उसको वो इंडिकेट करते हैं। तो सूर्य और मंगल जो होते हैं वो पित्त प्रधान ग्रह हैं। पित्त मतलब गर्मी, अग्नि। ठीक है, तो सूर्य और मंगल आप जानते हैं कि दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं। तो सूर्य और मंगल को किस में रखा गया है, पित्त प्रधान जो ग्रह है उसमें सूर्य और मंगल है। वात, वायु प्रधान ग्रह में दोस्तों शुक्र और शनि है। ठीक है, वात प्रधान जो ग्रह है उसमें शुक्र और शनि को वात प्रधान ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। त्रिदोष, त्रिदोष की श्रेणी में बुध को रखा गया। बुध जो है वो वात, पित्त और कफ, ये समझ लीजिए कि ये तीनों जो है ना, ये तीनों तरीके की जो बीमारी है वो बुध ग्रह के थ्रू हो सकती है। वात, पित्त और कफ, तीनों में किसी भी दोष, कोई भी दोष जो होता है बढ़ सकता है, घट सकता है। ठीक है, वात भी बढ़ सकता है, पित्त भी बढ़ सकता है, कफ भी बढ़ सकता है। तो बुध जो है वो त्रिदोष को रिप्रेजेंट करते हैं, त्रिदोष प्रधान है, यानी इनके थ्रू वात भी बढ़ सकता है, पित्त भी बढ़ सकता है, कफ भी बढ़ सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट है दोस्तों कफ। कफ प्रधान जो ग्रह है चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति। क्लियर है? चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति ये कफ प्रधान ग्रह है। इनके थ्रू क्या होता है, कफ जनरेट होता है। ठीक है, ये कफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लियर है दोस्तों? पित्त प्रधान ग्रह में सूर्य और मंगल, यानी सूर्य और मंगल जो है पित्त प्रधान ग्रह है, पित्त को डोमिनेट करते हैं बॉडी में। और शुक्र और शनि जो है एरी को, यानी हवा को, वायु को डोमिनेट करते हैं शरीर में। त्रिदोष, बुध, बुध कुछ भी कर सकते हैं। इनके वजह से पित्त भी डोमिनेट कर सकता है, वात भी डोमिनेट कर सकता है, कफ भी डोमिनेट कर सकता है। कफ, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कफ। कफ मीन्स चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति, इन तीनों की वजह से ये तीनों जो होते हैं कफ डोमिनेटेड होते हैं। ठीक है, यानी कफ प्रधान ग्रह होते हैं। अब आते हैं दोस्तों त्रिदोष राशियां। जिस तरीके से ग्रह की चर्चा मैंने कर ली कि कौन सा ग्रह कौन से दोष को डोमिनेट करता है, उसी तरीके से अब हम यहाँ चर्चा करेंगे कि कौन सी राशियां कौन से दोष को डोमिनेट करती है। ठीक है, कौन से दोष उसमें डोमिनेट करता है इन राशि वाले जातकों में। तो देखिए, आप सबसे पहले लिख लीजिए दोस्तों पित्त, वात, त्रिदोष और कफ। इसको आप सीरियल ऑर्डर में लिखिए, पित्त, वात, त्रिदोष और कफ। उसके बाद आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और आप उन नंबरिंग के अकॉर्डिंग क्या कीजिए, राशियां लिख लीजिए। तो पित्त में आ गया आपका मेष,
सिंह और धनु, ठीक है, ये पित्त प्रधान राशियां होती है, ठीक है। जिनकी लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी मेष, सिंह और धनु होती है, वैसे जातकों को, वैसे व्यक्ति को पित्त जो होता है उसमें पित्त प्रधान रोग होने की संभावना बढ़ती है, यानी पित्त की वजह से जो रोग होंगे उसकी संभावना वैसे जातकों में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है दोस्तों वात। तो वृषभ, कन्या और मकर, इन 3 लग्न राशि या चंद्र राशि वाले जातकों में वात प्रधान रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों त्रिदोष। मिथुन, तुला और कुंभ, मिथुन, तुला और कुंभ, इन 3 राशियों वाले जातकों में, ठीक है, लग्न राशि भी हो सकती है, चंद्र राशि भी हो सकती है, इन 3 राशियों वाले जातकों में त्रिदोष वाले रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। आई मीन वैसे जातकों के लिए डायग्नोसिस करा पाना और डॉक्टर का डायग्नोसिस कर पाना वैसे जातकों पे बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि समझ में ही नहीं आता है कि इनकी वात की वजह से इनको रोग हुआ है, कि पित्त की वजह से हुआ है, कि कफ की वजह से हुआ, क्योंकि त्रिदोष वाली राशियां है, मतलब कुछ भी हो सकता है, तीनों में कोई भी फ्लक्चुएट कर सकता है, कोई भी बढ़ सकता है। तो इसलिए इन जो राशियों वाले लोग होते हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, इन ऐसे लग्न और चंद्र राशि वाले जो लोग होते हैं, उनके डायग्नोसिस में प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो वैसे लोगों को चाहिए कि वो थोड़ा ये करे, अगर एक जगह से ठीक नहीं हो रही दवा, जो बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, तो थोड़ा दूसरे तीसरे जगह भी जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे लोगों में बीमारियों को पकड़ पाने में दिक्कत होती है दोस्तों, क्योंकि समझ में नहीं आता ना वात की अधिकता से हो रही है, कि पित्त की अधिकता से हो रही है, कि कफ की अधिकता से हो रही है। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों कफ। तो देखिए कर्क, वृश्चिक और मीन, इन 3 जो लग्न राशि या लग्न राशि बोलिए या चंद्र राशि वाले जो जातक होते हैं, ठीक है, वो लग्न राशि भी हो सकती है, चंद्र राशि भी हो सकती है, ठीक है, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन राशि वाले जातकों में कफ प्रधान रोग, कफ की वजह से रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो क्लियर है दोस्तों। मेष, सिंह और धनु में पित्त बढ़ने की वजह से रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। वृषभ, कन्या और मकर, इन तीनों राशियों में वात बढ़ने की वजह से रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। मिथुन, तुला और कुंभ में त्रिदोष, ऐसे जातकों में त्रिदोष हो सकते हैं, यानी वो वात भी बढ़ सकती है, पित्त भी बढ़ सकता है, कफ भी बढ़ सकता है, और ऐसे लोगों का डायग्नोसिस कर पाना डॉक्टर के लिए भी एक चैलेंज होता है, ठीक है, खासकर आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए। मैं यहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों कफ। तो कर्क, वृश्चिक और मीन, इन तीनों राशियों वाले जातकों के लिए भी, इन तीनों राशि वाले जो जातक होते हैं, लग्न राशि हो या चंद्र राशि हो, उनमें कफ की अधिकता की वजह से रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो त्रिदोष को जो मैंने बताया, मिथुन, तुला और कुंभ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयुर्वेदिक डॉक्टर, अगर वो एलोपैथिक डॉक्टर भी है तो भी उनको डायग्नोसिस करने में ऐसे जो जातक होते हैं जिनको जिनकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन, तुला या कुंभ होती है, उनको भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो दवा दे देंगे, 3 दिन 4 दिन आप खा लेंगे, लेकिन आपको लगेगा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, फिर आप जाएंगे तो डॉक्टर बोलेंगे नहीं, लगता कुछ दूसरा रीज़न है, फिर आप ये ब्लड चेक कराइए, ये कराइए, यूरिन चेक कराइए, यानी क्या हो जाएगा, ट्रायल एंड एरर मेथड हो जाएगा। एक बार दिए दवा, ठीक नहीं हुआ, फिर दूसरा दवा दिए, रिपीट हो गया, फिर तीसरा दवा दे दिए। तो मतलब ऐसा होने की संभावना खासकर इन लग्न राशि या चंद्र राशि वाले जातकों में ज़्यादा होती है। इनकी डायग्नोसिस करना वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए, अब तक मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि पंच तत्व क्या क्या होते हैं। ठीक है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, त्रिदोष, वात, पित्त और कफ किन किन तत्वों का मिश्रण है। उसके बाद त्रिदोष राशियाँ कौन कौन सी होती है, यानी पित्त, वात और कफ और त्रिदोष प्रधान राशियाँ कौन कौन सी है, और फिर कौन कौन से ग्रह हैं जो पित्त, वात और त्रिदोष और कफ प्रधान ग्रह हैं, उसके बारे में बता दिया। जैसे मान लीजिए दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी व्यक्ति की लग्न कुंडली है, ठीक है, लग्न कुंडली या जन्म कुंडली जिसको आप बोल सकते हैं, अगर वहाँ पे कोई ऐसी राशि बैठी है जो पित्त प्रधान है, ठीक है, पित्त प्रधान राशि मतलब जैसे हो गया मेष, सिंह और धनु, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, लग्न राशि या चंद्र राशि आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, मेष, सिंह या धनु, ये 3 राशि है, और वहाँ पे कोई पित्त प्रधान ग्रह बैठ जाए या पित्त प्रधान ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो क्या बोला जाएगा कि ये जो व्यक्ति है, ठीक है, जो व्यक्ति है उसमें पित्त की अधिकता है, यानी पित्त उसमें एक्सेस है। समझ गए? जैसे लग्न भाव में या मतलब लग्न भाव में, लग्न राशि या चंद्र राशि में मान लीजिए कि कोई पित्त प्रधान ग्रह ही बैठ जाए और पित्त प्रधान राशि हो, तो क्या बोला जाएगा कि उसमें पित्त की अधिकता है। सेम केस आपके
वात वाले केस में भी, कि अगर मान लीजिए कि लग्न भाव में या चंद्र राशि जो है आपकी वो वात प्रधान राशि है और वहाँ पे कोई वात प्रधान ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या वात प्रधान ग्रह जाके बैठ जाए तो क्या बोला जाएगा कि ये जो व्यक्ति है वात प्रधान व्यक्ति है, यानी इसमें वायु की अधिकता है। क्लियर है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों कफ, मान लीजिए कि लग्न भाव में यानी लग्न राशि या चंद्र राशि जो है, मान लीजिए कि आपकी कफ प्रधान राशि है और उसमें कोई कफ प्रधान ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या कफ प्रधान ग्रह बैठ जाए तो बोला जाएगा कि इस व्यक्ति में कफ की अधिकता है और कफ की वजह से ही इनको फ्यूचर में ये रोग हो सकते हैं। क्लियर है। जिस चीज़ का अधिकता होगी दोस्तों रोग उसके वजह से ही होगी। अगर पित्त प्रधान व्यक्ति है कुंडली के अनुसार तो पित्त की वजह से उनको रोग होगा। वात प्रधान व्यक्ति है अगर कुंडली के अनुसार तो वात से क्रिएट होने वाले वात से जो रोग पैदा होते हैं वो उनको होगा। और अगर कफ प्रधान व्यक्ति है कुंडली के अनुसार तो कफ जनित जो रोग होंगे, कफ की वजह से जो रोग होते हैं वो वैसे व्यक्ति को पकड़ेगा। और त्रिदोष में तो आप जानते ही हैं कि कुछ भी हो सकता है, वात पित्त और कफ, इनमें से तीनों में से कुछ भी किसी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। तो देखिए इतना मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया दोस्तों। अब आते हैं कि वात पित्त और कफ कैसे, क्या लक्षण होते हैं ऐसे जातकों के। ठीक है, होते क्या है वात पित्त और कफ। तो देखिए जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया, वात मतलब वायु प्लस आकाश। ठीक है, इन दो तत्वों का मिश्रण है। वात आपके वायु और आकाश तत्व, इन दोनों तत्वों का मिश्रण है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों गतिशीलता को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों क्या है, गतिमान है। ये दोनों जो तत्व है ना गतिमान है। तो इन दोनों तत्वों का जो क्वालिटी आएगा वो वात प्रधान व्यक्ति में आएगा। ठीक है, ये जो दोनों तत्व हैं वायु तत्व और आकाश तत्व, इन दोनों का जो गुण है वो आपके वात प्रधान व्यक्ति में आएगा। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा, अब देखेंगे कहीं से कहीं भी ना वो चैन से बैठेगा नहीं। कहीं बैठा भी हुआ तो उसके हाथ पैर हिलते रहेंगे, यानी कुछ ना कुछ हमेशा बिजी रहेगा। बहुत जल्दीबाजी में बोलेगा, बहुत जल्दीबाजी में डिसीजन लेगा और अभी कुछ सोचेगा, अभी कुछ समझ जाएगा, थोड़ी देर बाद भूल जाएगा, यानी हमेशा हड़बड़ी में। ठीक है, हमेशा जल्दबाजी में रहेगा, जल्दबाजी में काम करेगा। ठीक है, और वात प्रवृत्ति वाला जो व्यक्ति होता है, मतलब इसमें होता क्या है, देखिए हमारे शरीर में जितना भी मूवमेंट वाला जो भी काम हो रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है, वो हमारा पाचन तंत्र में हो रहा है या श्वसन तंत्र में हो रहा है या रक्त संचार जो हो रहा है, ब्लड फ्लो जो हो रहा है, सब क्या मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस सब के लिए कहीं ना कहीं आपका कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वात। ठीक है, वात जो है इन सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन मूवमेंट है उसमें, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वात है। उसके बाद पाचन तंत्र बॉडी भी पसते जा रही है नीचे, तो उसमें भी क्या है, मूवमेंट है, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल वात है। ठीक है, उसके बाद मल मूत्र का जो त्याग करते हैं फाइनली, उसमें भी मूवमेंट है, तो उसको भी क्या करते हैं, वात रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके शरीर में वात संतुलित मात्रा में है, बैलेंस्ड अमाउंट में है, तो समझ लीजिए कि आपको श्वसन में, पाचन में, आपके रक्त संचार में कभी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। क्लियर है दोस्तों। और लक्षण क्या होते हैं ऐसे लोगों के लक्षण होते हैं हमेशा जल्दबाजी में रहना, कहीं शांति से बैठना नहीं, जहाँ बैठे भी हैं तो उनका हाथ पैर आपको दिखेगा कि कुछ ना कुछ हिलते रह रहा है। ठीक है, और अभी कुछ याद करते हैं, थोड़ी देर में भूल जाते हैं। ये सब उनके लक्षण होते हैं दोस्तों। क्लियर है, नज़र आता है ये सब चीज़। थोड़ा दुबला होते हैं, पतला होते हैं, आवाज़ थोड़ा भारी होता है। ठीक है, आवाज़ धीमी होगी, भारी होगी, दुबले पतले होंगे और बहुत जल्दबाजी में काम करेंगे, कहीं भी शांति से एक जगह बैठ नहीं पाएंगे, हमेशा हाथ या पैर कुछ ना कुछ बैठे हुए भी रहेंगे तो हिलते रहेंगे उनके हाथ और पैर, अभी कुछ याद करेंगे थोड़ी देर में भूल जाएंगे। तो ये सब लक्षण होते हैं वात प्रधान प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं उनके ये लक्षण होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों पित्त। अब पित्त का मतलब क्या है दोस्तों, पित्त का मतलब है दोस्तों, ये संस्कृत का जो एक वर्ड है तप, उससे लिया गया है। ठीक है, पित्त जो वर्ड है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं वो संस्कृत का एक वर्ड तप जो है उससे लिया गया है। तप का मतलब क्या होता है, गर्मी, उष्णता, हीट। ठीक है, तो पित्त क्या होता है, कहीं ना कहीं अग्नि, गर्मी, उष्णता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जिस व्यक्ति में अब उष्णता को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका काम क्या है बॉडी में, पित्त का काम क्या है बॉडी में, तो पित्त जो होता है हमारे शरीर में जो भी एंजाइम्स, हार्मोन्स जो है उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, एंजाइम्स और जो भी हार्मोन्स बन रहे हैं उनके अमाउंट को कंट्रोल करता है। या हम जो भी इंटेक ले रहे हैं, जैसे जो भी भोजन ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जो भी हवा ले रहे हैं, उन सब को क्या करता है, जो भी भोजन और जो भी खाद्य पदार्थ हम ले रहे हैं, जो भी एयर ले रहे हैं, ठीक है, हवा ले रहे हैं, उन सब को हमारे बॉडी के अंदर बोन्स में, ब्लड में, मज्जा में यानी कि मसल्स में कन्वर्ट करने का काम जो करते हैं वो पित्त करते हैं। और हमारे भोजन को पचाने का भी जो काम करते हैं वो पित्त करते हैं। ठीक है, वो पित्त की वजह से ही हमारा भोजन पचता है,
पित्त की वजह से ही हम जो भी खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, जो भी हवा वगैरह ले रहे हैं, वो सब ब्लड में और मसल्स में, इस सब में क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अगर पित्त आपके शरीर में समुचित मात्रा में है तो समझ लीजिए कि आपका पाचन तंत्र जो है वो सुचारू रूप से काम करेगा, स्मूथ काम करेगा। क्लियर है। और जब पित्त की अधिकता हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, तो अगर पित्त बैलेंस्ड अमाउंट में है तो क्या होगा, आपका पाचन तंत्र वगैरह अच्छा से काम करेगा। लेकिन जब अगर ये अनबैलेंस्ड हुआ तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको कब्जियत की समस्या आएगी, भोजन पचाने में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर पित्त अनबैलेंस्ड हुआ तो आपको भोजन पचाने में समस्या आएगी, कब्जियत की समस्या आएगी। और पित्त प्रधान वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिन व्यक्तियों में पित्त जो है डोमिनेट कर रहा है, ज़्यादा पित्त प्रधान व्यक्ति हैं, कैसे मालूम करेंगे, उनके लक्षण क्या होते हैं? तो देखिए, वैसे लोगों का जो शरीर होता है रूखा टाइप का होता है। कम उम्र में ही जो बाल होते हैं उनके, वो सफ़ेद हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, कम उम्र में ही वैसे व्यक्तियों का बाल सफ़ेद हो जाता है, शरीर जो रहता है रूखा जैसा रहता है, एक कॉमन उनके सिम्टम्स हैं। तो ठीक है, मैंने आपको पित्त के बारे में बता दिया दोस्तों। इनका काम क्या है, एंजाइम्स और हार्मोन्स वगैरह को सबको कंट्रोल करके रखना बॉडी के अंदर। जो भी हम खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, जो भी एयर ले रहे हैं, उसको ब्लड में कन्वर्ट करना, मसल्स में, मज्जा में कन्वर्ट करना, ये सब काम जो है आपका पित्त का है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कफ। तो देखिए, कफ दोस्तों पृथ्वी और जल, इन दोनों तत्वों से बना है। कफ जो है, जो दोष है, वो पृथ्वी तत्व और जल तत्व, इन दो तत्वों का मिश्रण है। क्लियर है। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों तत्वों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो कफ दोष में आएगा। तो कफ आप देखते होंगे, कफ आपका चिपचिपा होता है, भारी होता है, स्थिर होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका कफ का जो प्रॉपर्टी होता है। कफ का जो आप देखेंगे बाहरी तौर पे तो आपको दिखेगा कि कफ जो होता है चिपचिपा, स्थिर। कफ मतलब समझ रहे हैं, जिसको हम बलगम भी बोलते हैं। ठीक है, कफ बोलते हैं ना, कफ जम गया है, तो कफ जम गया तो क्या होती है, सर्दी खांसी, ये सब जो बीमारी होती है आपको ग्रैप्स करती है। तो कब करती है, जब कफ आपके शरीर में अनबैलेंस्ड हो जाता है। ठीक है, तो कफ को अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी और जल, इन दोनों तत्वों का मिश्रण है। और ये आपको दिखेगा, ये काफ़ी भारी होता है। ठीक है, ये पानी की तरह हल्का नहीं होता है, भारी होता है, चिपचिपा होता है। ठीक है, और स्थिर होता है, यानी आराम से फ्लो नहीं करता। आप देखेंगे जहाँ जाएगा चिपक टाइप का जाएगा, इतना आसानी से फ्लो नहीं करता, थोड़ा चिपचिपा होता है। तो ये कफ का जो आउटर लुक है ऐसा होता है। ठीक है, और ये पृथ्वी और जल तत्व, इन दोनों तत्वों का मिश्रण है। और ऐसे लोगों की पहचान तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगी। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन है कफ। आज के डेट में मैक्सिमम लोग आपको देखेंगे, जैसे ही थोड़ा सा सीजन चेंज हुआ, जैसे हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे, खासकर झारखंड, बिहार, यूपी, ये सब एरिया में जहाँ वेदर अभी बहुत चेंज हुआ है। ठीक है, 3-4 दिन बारिश हुई, फिर अचानक से थोड़ा ठंडा डाउन हुआ, फिर अचानक से ठंडी बढ़ गई। तो क्या होता है, बहुत लोग खांसी, ठीक है, सर्दी खांसी का शिकार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है वो कफ की वजह से होता है। कफ घटा और बढ़ा तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई बीमारी होगी। ठीक है, तो कफ प्रधान व्यक्ति जो होंगे वो आपको हमेशा दिखेंगे कि उनको कोई ना कोई दिक्कत, बीमारी उनके साथ चल रही है। कभी सर्दी हो रही, कभी खांसी हो रही, कभी जुकाम हो रहा है। क्लियर है, तो उनका सिम्टम्स बहुत क्लियर होता है दोस्तों। और तो इसमें दोस्तों कोई और विशेष तो बात है नहीं, जितना था मैंने कोशिश किया कि उसको कवर कर दूं, और अपने तरफ से मैंने बेस्ट अपना देने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा ये एपिसोड आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे इस एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा आप लोगों से निवेदन है दोस्तों कि मैं जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के जो बेसिक्स जो है उसको अभी बता रहा हूँ, उसको आप अपने दिमाग में हमेशा ताज़ा रखिए, उसको दोहराइए, ताकि जब हम एडवांस सेक्शन में जाएँ, जब हम लोगों की कुंडली देख करके ये बताएं कि हाँ आपको इस उम्र में ये बीमारी हो सकती है, आप परहेज कीजिएगा इन चीज़ों से, उसको एक्यूरेटली बता सके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका बेस क्लियर रहे, आपका फाउंडेशन बिल्कुल स्ट्रांग रहे। ठीक है, तो जो भी बता रहा हूँ मैं उसको आप नोट करते चलिए दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।